माननीय अशोक जी, आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी, डॉक्टर अर्पिता जी, जो यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए, हम पहले ही सम्मान दिए, सम्मानपूर्वक स्वागत किए, ऐसे डॉक्टर कपिल तिवारी जी, हम सभी को पता है भोपाल के एक हम सब एक प्रकार से गर्व से देख रहे हैं इसे लेखक पंडित कपिल तिवारी जी को कल ही पद्मश्री मिला है। कल ही मतलब तो बहुत साल के ड्यू है सभी में। ऐसा एक विद्वान को कितने साल पहले, कितने साल दशकों पहले मिलना चाहिए था वो पुरस्कार, तो ड्यू हो गया। इसलिए मैंने बताया केवल उनको कल ही मिला है, पहले मिलना चाहिए। जैसे कपिल तिवारी जी, बाकी भी कई विद्वान लोग बैठे हैं, कार्यकर्ता, सहयोगी भाइयों बहनों, ये सबको मेरा विनम्र वंदन। आज का इस व्याख्यान का जो विषय के बारे में पहले ही सूचना आप सभी को मिले हैं, इसलिए विषय क्या है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उनके पूरे जीवन, the whole life has been devoted for the establishment of the self-hood, स्वत्व, भारत के स्वत्व को फिर से अपने विचार के, कार्यकलापों के, सब प्रकार के आयोजनों के केंद्र बिंदु बनाने के लिए उन्होंने कोशिश किया था। सही में स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए स्वजीवन को समर्पण किए हुए एक महान व्यक्तित्व के स्मृति में हम आज उसी स्वत्व के बारे में विचार कर रहे हैं, करने वाला है। स्वतंत्रता के बारे में बताने के समय भी हम सभी को मालूम है, वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड आवर स्वतंत्रता, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन सही दृष्टिकोण से अगर देखा है तो, ठीक तरह से हम एनालाइज किया है तो, whether we have achieved the real स्वतंत्रता of this nation. स्वतंत्रता यानी क्या है? On the basis of our selfhood, हमारे स्वत्व के आधार पर आपका सब प्रकार के मेथडोलॉजी, जिंदगी के, राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्र का नियामक तत्व अगर स्वत्व बन गया है तो हम स्वतंत्र कर सकते हैं। So if you are analyzing you properly, you can come to the conclusion. Easily हमको वो conclusion पे आ सकते हैं। अभी भी हम अपने राष्ट्र के स्वत्व के आधार पर सब क्षेत्र के पुनर्संगठन या पुनर्व्याख्यान ये किया है क्या, वो आप सोचने का विषय है। शायद इसलिए होगा पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने विजयदशमी भौतिक में ये बात बताया। स्वाधीनता के ये 75 साल, इसका आयोजन एक विचार के, एक तत्व के, एक आइडिया को लेकर चलना चाहिए। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्वतंत्रता, फ्रॉम स्वाधीनता, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर चल रहे हैं। बहुत सारे विषयों का उल्लेख करने के लिए हमें नहीं, ज्यादा विस्तार से यहाँ बताने वाला नहीं है। वन थिंग फॉर श्योर, वी हैवंट डीकॉलोनाइज्ड फुली। हम कॉलोनियल जो प्रभाव से अनेक विषयों पे अगर देखा है तो अभी भी पूरी तरह 100%, यस वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क, इसमें कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है। Especially for the last 7 years, we are
when we struggling to go back to our original theme, और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हुए हमारे महान विभूतियों के मन के सपना पूरा करने का प्रयास सही में हमने शुरू किया, ऐसा भी कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता के ओर, स्वदेशी कंसेप्ट के ओर, भारत का जो मूल तत्व के ओर हम एक महत्वपूर्ण टर्निंग ले रहे हैं, वो हमको अनुभव आ रहा है। लेकिन फिर भी पूर्ण तरीके से 100% इट हैज नॉट बीन अचीव्ड yet। इसलिए स्वतंत्रता के ये 75 साल ऐसा हम करते हैं, स्वाधीनता के 75 या स्वराज 75। दिस इज अ जर्नी टुवर्ड्स द सेल्फहुड फ्रॉम सेल्फ रूल। यस, वी आर रूलिंग पॉलिटिकली, अगर देखा है तो वी आर रूलिंग आवरसेल्फ, बट द ड्रीम हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। ये बात पहले ही समझने की आवश्यकता है। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हमेशा उनके विचार रखने के समय ये विषय हमेशा रखते थे, इसलिए मैंने शुरुआत में इस विषय को आपके सम्मुख रखने के लिए कोशिश किया है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम वो एक ऐतिहासिक, एक लैंडमार्क मूवमेंट था। पूरे विश्व में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल किए हुए, कॉलोनियल एडवेंट के खिलाफ, रूल के खिलाफ युद्ध किए हुए, संघर्ष किए हुए किसी देश को इस प्रकार का अनोखी नेचर नहीं था स्वतंत्रता संग्राम का। इट वॉज अ लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग स्ट्रगल। ये पहला इसका विशेषता है। सामान्यतः आज के एक नैरेटिव है, हम सभी को मालूम है, भारत के इतिहास संबंधित और विशेष रूप में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में एक विमर्श या एक नैरेटिव, एक आख्यान चल रहा। वो तो हमारे हाई स्कूल क्लासेस के हिस्ट्री बुक से भी आपको पढ़ने को मिलेगा। सभी में एक नेशनल मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, और एक रीसेंट फिनोमिनन है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम यानी भारत के अंदर इंडिया का बोध आने के बाद ही शुरू हुआ था। इंडिया बोध कब शुरू हुआ? वो तो अंग्रेजी लोगों की वजह से हमारे अंदर इंडिया का बोध हुआ था। इसलिए विदाउट सेइंग इट प्रॉपरली दे आर सेइंग वन थिंग, दैट एक्चुअली ब्रिटेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। मतलब भारत के अंदर इंडिया बोध जगाने वाला कौन है? इंग्लिश लोग हैं। कब से उन्होंने शुरू किया? जब इंग्लिश लोग इधर आए। क्यों आए? ये भी एक नैरेटिव का हिस्सा है। जाने अनजाने हम भी रिपीट करते हैं वो बात, यानी वो लोग ट्रेड के लिए आए हैं, वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए आए। हम भी कहते हैं व्यापार के लिए आए, बाद में सत्ता उनके हाथ में गया, ऐसा हम भी करते हैं। कितने मात्रा में पूर्ण सच है वो? आप अगर गहराई से अध्ययन किया है तो मालूम होगा, ओके, ट्रेड वाज आल्सो अ पर्पस ऑफ देयर कमिंग और देयर इन्वेशन। भारत में आने का एक कारण होगा, लेकिन पूर्ण कारण वही नहीं था। अगर वो पूर्णतया सच है तो व्हाट वाज द रेलेवेंस ऑफ टॉर्डिसेलस ट्रीटी? 1495 में स्पेन और पोर्टुगल, दो मेजर क्रिश्चियन कंट्रीज को एक मेज के दो, टॉर्डिसेलस स्पेन का एक शहर है, वहां बुला के पोप ने क्यों बात किया दोनों को? आसिफ इट वाज हिज ओन प्रॉपर्टी और हिज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। पूरे विश्व, पूरे पृथ्वी उनका ही संपत्ति, ऐसा समझकर उन्होंने बताया वेस्ट के तरफ आप जाओ, ईस्ट के तरफ आप जाओ। वेस्ट के तरफ जो स्पेन, ईस्ट के तरफ पोर्टुगल, ये दोनों शक्तिशाली माइटी अंपायर्स थे। सो व्हाट वाज द रोल ऑफ मारपापा और पोप इन दिस होल दिस अफेयर्स? ट्रेड है तो किसी एक विश्व व्यापी किसी ट्रेड कंपनी इसका अध्यक्षता करना चाहिए, तो रिलीजियस चीफ का क्या काम था उसमें? सो इट इज क्वाइट क्लियर दैट ये दोनों शक्ति ईस्ट और वेस्ट के तरफ पूरे पृथ्वी को, पूरे भूमि को, पूरी धरती को उनके कब्जे में लाने के लिए वो उनका प्रयाण शुरू किया विद द हेल्प ऑफ द रिलीजियस क्लर्जी। क्लर्जीज को लेकर, पुरोहित लोगों को लेकर, क्या ट्रेड और पुरोहित के बीच में क्या मतलब है? रिलीजियस टेक्स्ट एंड ट्रेड का क्या मतलब है? But it has been done on that line. It is for sure. Now it's a time for us to say the spade is spade. स्पेड को स्पेड बुलाने का हिम्मत हम अपने अंदर लाने की आवश्यकता, इसलिए मैं बता रहा हूं।
It is not necessary for me to contest next election. So I can say clearly that that was the real purpose of this colonial adventure. भारत की तरफ आने के लिए वो लोग ये भी बता रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नैरेटिव, मैंने अक्सर इसका रिपीट करते रहते हैं। वो लोग इधर ट्रेड के लिए आए, ट्रेड इज ए गिव एंड टेक पॉलिसी, कुछ बातें हम के लिए भी फायदा में है, उनको भी फायदा है, कुछ बेचने के लिए भी है, कुछ लेने के, दैट्स ट्रेड। सो दे केम फॉर आवर बेनिफिट, ओके, हमारे बेनिफिट के लिए भी वो आए हैं। लेकिन आने के बाद उनको क्या पता चला, भारत इतना बर्बर देश है, वो समझ में आ गया। यहां सिविलाइजेशन नहीं है, संस्कृति नहीं है, आपस में लड़ने वाले, वस्त्र ठीक तरह से पहनने के लिए भी नहीं आते हैं, देयर इज नो मोरालिटी। विमेन को, महिलाओं को कोई इज्जत नहीं है, कोई स्थान नहीं है भारत का, भारत में। दिस इज द प्रोपेगेंडा, स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग। दे टॉट अस हाउ टू ट्रीट विमेन, दे टॉट अस हाउ टू लर्न, दे टॉट अस इंग्लिश, they taught us industry, they taught us how to cultivate, they taught us how to develop ourselves, and अंधोगत्व they taught us that you are a nation state. आप एक नेशन, ऐसा बिखरे हुए समाज नहीं है भैया, आप एक देश है, नेशन स्टेट है, ओके। देन ऑल ऑफ अ सडन वी केम टू नो दैट वी आर इंडिया। ये भी कहते हैं, अभी भी वो विश्वास रखने वाले लोग हैं, अभी भी वही विश्वास रखने वाले लोग। पिछले महीने ही भारत के जाने माने एक विमेन लिब जर्नलिस्ट, लिबरल जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा था, सही में ये इंडिया कल्पना भी कहां से आए, कब आए? ब्रिटेन आने के बाद ही आए। ब्रिटेन आने के बाद, ब्रिटेन आने के समय भारत का स्थिति, भारत नहीं है, इस लैंडमास का स्थिति क्या था? इट वॉज एक्चुअली ए लैंडमास इन बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान। नो नेम ऑफ इंडिया वॉज देयर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। ऐसा कहा है, एक ट्विटर पे एक ट्वीट भी डाला, मेरे एक अच्छे दोस्त ने इसका उत्तर दिया, इसलिए होगा ब्रिटेन जब आने के समय उनका कंपनी का नाम उन्होंने ऐसा दिया, ब्रिटिश ईस्ट बर्मा टू अफगानिस्तान कंपनी, बर्मा टू अफगानिस्तान कंपनी। यू नो, उन्होंने जो कंपनी बनाया इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। लेकिन ये महती बता रहे हैं, एट दैट टाइम इट वाज ओनली अ लैंडमास इन बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान। They came to such a landmass and they gave the idea that you are India. इसलिए बिना पूछकर वो मेरे फ्रेंड ने पूछा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। उसके पहले डच आए, उनका भी कंपनी का नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। पोर्टुगल ने भी कंपनी बनाया था, उसका भी नाम में इंडिया है। कहां से आया इंडिया? इंडिया छोड़, हिंदुस्तान नाम नहीं था उस समय भी, हम एक राष्ट्र था। मान्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी राष्ट्र, ऐसा पूजनीय गुरुजी गोलवलकर जी का एक किताब का जो एक इंट्रोडक्शन लिखा था, वो इंट्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर रहे थे वेद के महत्वपूर्ण एक श्लोक बताकर। अब सभी को मालूम है, कितने बार आप लोग सुने होंगे वो श्लोक, भद्रमिच्छन्द ऋषयः सुरविदः तपो दीक्षामुपसेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातम् तदस्मै देवामुपसन्नमन्तु। सभी देवताओं ने जिन राष्ट्र के आराधना करते, कौन सी राष्ट्र? जिस राष्ट्र के पूर्वजों ने, सन्यासी संत लोगों ने, तपस्वियों ने तप किया। काय के लिए तप किया? उनके परिवार के लिए नहीं है, बीवी के लिए नहीं है, उनके बच्चों के लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के श्रेयस के लिए उन्होंने तप किया। वो तप से यह राष्ट्र आ गया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट अबाउट आवर नेशन। इसलिए हमारे यहां के समाज उस समय से लेकर अभी भी सोचते हैं सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय। एक कंसेप्ट उनको मिला, राष्ट्र निर्माण के मूल कारण से मिला है। राष्ट्र निर्माण का मूल कारण हेतु क्या था? पूरे विश्व के सच्चाई, भलाई, श्रेयस, द टोटल वेलफेयर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, नॉट ओनली ह्यूमैनिटी। पेड़ पौधे, कीट, पर्वत, नदी, सबके भलाई के लिए उन्होंने तप किया। वो तप से ही राष्ट्र का निर्माण हुआ था। भारत के अंदर मैंने जो बताया था उस प्रकार के लिबरल इंटेलेक्चुअल से, दे आर वेरी मच एक्टिव इन हाउ टू डिवाइड दिस नेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। भारत को कैसे अनेक टुकड़ों में बांट कर सकते, इसलिए बहुत सारे आइडियाज उनके मन में, वो आइडिया के लिए बहुत माहिर है वो लोग। एक बार को पूछा
इस राष्ट्र, इस कंसेप्ट कब आया भारत में? वो व्यक्ति जो, मैं क्यों नाम नहीं बताना, मेरे केरल का पहला मुख्यमंत्री थे, शीर्षस्थ बुद्धिजीवी कम्युनिज्म के ये नंबूदिरीपाद। ये नंबूदिरीपाद एक एडिटर भी था एक उनके एक वीकली में। वो वीकली में एक कॉमरेड ने क्वेश्चन पूछा, इज द राष्ट्र कंसेप्ट व्हाट इज एज ओल्ड कंसेप्ट है क्या, न्यू कंसेप्ट है क्या? सामान्यतः ये कम्युनिस्ट लोगों का एक प्रवृत्ति ऐसा है, वो सीधा उत्तर नहीं देंगे। आप उत्तर क्वेश्चन पूछा है तो दूसरा क्वेश्चन आपको वो पूछेंगे, फिर उस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। दैट इज द जनरल स्टाइल। वो कहते हैं वो बुद्धिजीवी, बुद्ध कर्मियों का काम वैसा ही होना चाहिए। स्वयं सोचते हैं आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर सब कुछ बातें हमको मालूम है। ऐसा सोचने वाले लोगों का दूसरा नाम है कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट। उनको पूछा, उन्होंने एक उल्टा क्वेश्चन पूछा, उत्तर क्वेश्चन चोद्यकर्ता को, प्रश्नकर्ता को उल्टा क्वेश्चन पूछा, ऐसा आपको किसने बताया ये राष्ट्र है, ऐसा सब कुछ पूछा। देन ही आंसर्ड, ये राष्ट्र कब उत्पन्न हुआ? कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट के साथ पूरे विश्व में। उनका जो 6 सीडी है ना, हमारे जो साधना में कहते हैं 6 पद्म है, वो पद्म पूरा उत्थापन करने के बाद कुंडलिनी जब सहस्रार पद्म में आ जाते हैं, उस समय आपको परमशिव का ये मुक्ति मिलेगा, ऐसा कहते हैं। उस प्रकार कम्युनिस्ट लोगों का भी 6 सीढ़ी है। 6 सीढ़ी में पहले तो स्लेव ओनर का जो व्यवस्था थी, उसके बाद बुर्शवासी आए, उसके बाद ऐसा ऐसा करके कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ऐसा 6 सीढ़ियां हैं। इसमें उन्होंने बताया ये राष्ट्र के लिए कोई जगह नहीं है इसमें। राष्ट्र कब आया? कैपिटलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ था, वो कैपिटलिज्म, प्रिमिटिव कम्युनिज्म से, स्लेव ओनर रिलेशनशिप से, बुर्शवासी से, उससे कैपिटलिज्म आ गया। कैपिटलिज्म के कम्युनिज्म के तरफ वो चेंज होने के बीच में आए हुए एक बाई प्रोडक्ट है नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद आने एक बाई प्रोडक्ट है। सही में बजी बनाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन बजी के साथ साथ तेल में कुछ ऐसा ऐसा कुछ छोटे छोटे ये मिलते हैं ना, उस प्रकार बाई प्रोडक्ट है राष्ट्र। सही में बजी कम्युनिज्म है, वो निर्माण के पहले आए हुए बाई प्रोडक्ट है राष्ट्र, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया है। इस प्रकार है महिला का भी उनका ट्वीट, वो कहते हैं इंडिया कंसेप्ट ही नहीं था, इंडिया बाद में आया था। इज इट करेक्ट? नहीं, भारत पहले से ही समुद्र पर्यंत एक राट था। पूरे विश्व के भलाई के लिए तब किए हुए ऋषि मनीषियों के वो जो तेज से राष्ट्र का निर्माण हुआ था, उस राष्ट्र तब से लेकर है। बट इट वॉज नॉट नेशन स्टेट, इट वॉज राष्ट्र। इसको राष्ट्र कहते हैं। नेशन और राष्ट्र अलग टर्म्स है, दोनों अलग है। देर आर सो मेनी अनट्रांसलेटेबल्स, राजीव मल्होत्रा जी कहते हैं ना, देर आर सो मेनी अनट्रांसलेटेबल्स। ट्रांसलेट कर नहीं सकते बहुत सारे भारतीय शब्द, उस प्रकार का ये शब्द है राष्ट्र। फिर भी हम मेन पॉइंट पे जाएंगे। भारत में नेशन स्टेट का अवबोध भी देने वाले ब्रिटेन है, ऐसा एक सोच भी है। इसलिए ब्रिटेन आने के बाद, बहुत साल के बाद, इंग्लिश एजुकेशन के वजह से नेशन स्टेट अंडरस्टैंडिंग इनको मिला है। इससे बाद भी ये राष्ट्र का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। फिर भी क्वेश्चन पूछने के समय किस साल बताइए जी, कब शुरू हुआ? कुछ लोग कहते हैं 1885 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, तब से लेकर ये शुरू हुआ था, क्योंकि वो इंडियन नेशनल पार्टी है। बीच का क्या है मैं नहीं बताऊंगा, वो तो अंग्रेजी व्यक्ति ने ही बनाया था। यहां से सेफ्टी वॉल 1885 में शुरू हुआ है क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम? कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ पीछे जाइए, 1857 में शुरू हुआ। इसलिए लोग कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज 1857। नो डाउट 1857 का संघर्ष का बहुत सारे विशेषताएं हैं। वो एक ही समय पर पूरे भारत में हुए संघर्ष है, एक लक्ष्य को लेकर पूरा आयोजन के अनुसार हुए, एक नेतृत्व के नीचे हुए संघर्ष, उस प्रकार विशेषताएं हैं। लेकिन वीर सावरकर जी ने जो पुस्तक लिखा, वो पुस्तक में भी उन्होंने ऐसा नाम नहीं दिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। पुस्तक का नाम अभी भी आप देखा है तो मालूम होगा, 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि वीर सावरकर जी वॉज अ वेरी गुड हिस्टोरियन। ये मैंने जो बताया हुआ, वो लोग पूछेंगे सावरकर जी का हिस्ट्री एमफिल है क्या?
पीएचडी मिला है क्या? फिर कैसे बताएंगे? लेकिन ये मस्तंबुद्दी रिपोर्ट को कोई नहीं पूछेंगे, आप हिस्टोरियन है क्या, आप हिस्ट्री पढ़ा है क्या? लेकिन सावरकर जी को पूछेंगे। क्यों नहीं? सावरकर जी को नहीं, वो यदुनाथ सरकार जी को भी पूछेंगे। वो कौन से हिस्टोरियन है आप? भारत के अंदर आधुनिक काल में इतना बेहतर, इतना स्ट्रांग पक्का एक इतिहास है, ये तो यदुनाथ सरकार है। यदुनाथ सरकार को छोड़ दीजिए, आरसी मजूमदार को पूछेंगे लोग। आरसी मजूमदार भी उनके कल्पना के अनुसार हिस्टोरियन नहीं है, क्योंकि उनके कल्पना के एक चौखट है, उन्होंने एक स्क्वायर बना के आपको दिया है, उसके अंदर जाकर बैठना चाहिए। उसमें क्या क्या है? भारत एक राष्ट्र नहीं, ऐसा बताना पड़ेगा। भारत एक आधुनिक काल में हुए एक राष्ट्र है, ऐसा कहना पड़ेगा। सो भारत के ऐतिहासिक जो मैंने बताया, यह संघर्ष कब शुरू हुआ? वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म भारत के अंदर उनके पांव रखा है, साउथ में हुआ पोर्तुगल फोर्स। नॉट ओनली इंग्लिश के पहले भी बहुत सारे कॉलोनियल मास्टर्स भारत के अंदर आए। 1498 में पोर्तुगीज फोर्स भारत के अंदर केरल के कालीकट के कापाड बीच में जब आया, उसी वक्त हमारे स्वतंत्रता संग्राम भी शुरू हुआ। We can't say that we thought a lot afterwards, then only we started independence struggle. No. Every resistance which we have organized against the colonial masters. Here we are remembering or discussing more about the Western colonialism or anti-Western colonial fight. Because 1947 August 14th midnight और 15th midnight को हमको स्वराज मिला या स्वाधीनता मिला, हम स्वाधीन हो गया ब्रिटिश चंगुल से, यानी वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म से। यस ऑफ कोर्स नॉर्थ में मुस्लिम कॉलोनियलिज्म भी, उनका भी आक्रमण हुआ था, उनके खिलाफ हुए संघर्ष भी स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन ब्रिटेन आने के कितने साल पहले वो इररिलेवेंट हो गया था ये मुगल शासन या मुस्लिम शासन। मुगल राज्यकर्ताओं से सत्ता ब्रिटेन हासिल किया ऐसा नहीं था। दे वर ऑलरेडी नल एंड वॉइड। ये मुगल शासन करता भी पेशवा राजाओं के सहायता से दिल्ली में बैठे थे, इनके गोद में बैठे थे। They haven't got any relevance at all. So we are thinking about the anti-British resistance of Bharat और anti-Western colonialism war के बारे में। वो शुरू हुआ जब पोर्तुगल का पहला फोर्स आगे वास्को द गामा के नेतृत्व में केरल के उत्तर में सामूतिरी हिंदू राजा थे, वो हिंदू राजा के नेतृत्व में संघर्ष प्रारंभ हो गया। लेकिन वो हिस्ट्री आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। आपको पढ़ने को मिलेगा एक मुस्लिम सेनानायक थे समूरिन का, वो उनका नाम है कुंज अली है, कुंज अली, छोटे अली। वो अली उनके सरनेम है, उनका नाम केवल आपको सुनने को मिलेगा। सामूरिन ने क्या किया यह सुनने को नहीं मिलेगा। मानव विक्रम राजा के बारे में आपको सुनने को मिलेगा नहीं। अश्वती तिरुनाल राजा ने क्या किया यह आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। जानबूझकर वो हम बताया ना, फॉरगॉटन स्टोरीज चैप्टर्स में छिपा कर रखा है, ये बताने के लिए भी कोई नहीं थे। फिर इसके बाद डच के लोग आए, वो भी साउथ में आए, उनके खिलाफ भी युद्ध किया। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट द डाउनफॉल ऑफ डच हैज बिगन इन ट्रावनकोर? डच साम्राज्य का आपको मालूम है डच एम्पायर, ये तो सरदार के.एम. पणिकर ने लिखा। बट फॉर कोलचल वॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। बट फॉर कोलचल मींस ट्रावनकोर राज्य के एक छोटा सा एक सी शोर में एक गांव है कोलचल, वहां एक फोर्ट भी है। डच फोर्सेस आकर श्रीलंका से उनका फोर्सेस की सहायता लेकर ट्रावनकोर को कब्जे में लेने के लिए कोशिश किया। ट्रावनकोर वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर और किंगडम, रॉयल किंगडम ऑफ केरला, साउथ स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके पहले ऐसा नहीं था। उसको पराजित कर दिया है तो ट्रावनकोर से कोच्चि, कोच्चि से फिर चेन्नई, चेन्नई से आंध्र प्रदेश, ऐसा उत्तरोत्तर उनका जो विकास हो जाएगा ऐसा उनके सोच था। इसलिए उस समय के डच फोर्सेस के, डच आई वुड लाइक टू मेंशन इट और एक्सप्लेन इट विथ मोर। डच वाज द माइटिएस्ट नेवल फोर्स एट दैट गिवन टाइम। उस समय के पूरे विश्व के सबसे बड़ा 72 स्ट्रॉन्ग, स्पेशली आफ्टर द
टू एंग्लो डच वॉर, कन्विंसिंग विन डच को मिला था। यह भी आप लोगों को पता है, हु वॉज रूलिंग द ओशियन, दे आर रूलिंग और दे वर रूलिंग द वर्ल्ड। वर्ल्ड को रूल करने के लिए ओशियन को रूल करना चाहिए था उस समय, क्योंकि समुद्र पार करके इस प्रकार का आक्रमण करते। नेवल फोर्स वॉज द माइटीस्ट फोर्स, डच वॉज दैट एट दैट पॉइंट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। विथ दैट अहंकार दे unleashed attack on Travancore. Travancore was ruled by a Hindu raja named Martandavarma, वीर मार्तांडवर्मा। उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त उत्तर दिया डच को, पूरी तरह डच को एक प्रकार से ध्वस्त कर दिया, डिफीट कर दिया। वो डिफीट इतना कन्विंसिंग डिफीटिंग था, नहीं तो विक्टरी कितना कन्विंसिंग था, यह समझने के लिए केवल एक ही उदाहरण बताऊंगा। ये डच नेवल फोर्स के कमांडर डिनेलॉय हैज बीन टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर। ये तो सामान्य बात है, शत्रु के सेनानायक को प्रिजनर ऑफ वॉर लेते हैं, लेकिन मार्तांडवर्मा इस डिनेलॉय को ट्रावनकूर आर्मी के ट्रेनर बनाया, उतना उनके यहां के सेवक बनाए। सेवक बनाने के पीछे भी एक हिस्ट्री है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द फॉरगॉटन चैप्टर्स। ये डिनेलॉय को उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर बना के तुरंत ट्रेनर नहीं बनाया, कुछ दिन के लिए उनके चोट वगैरह लगे थे युद्ध में पार्टिसिपेट करने की वजह से। डे टू डे बेसिस पर अंडर द सुपरवाइजरशिप ऑफ मार्तांडवर्मा, महाराजा के नेतृत्व में उनको ट्रीटमेंट दिया है। ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट बहुत दिन के बाद सुख हो गया, इनका जो ये चोट सब ठीक हो गया। उसके बाद मार्तांडवर्मा ने डिनेलॉय को उनके सभा में बुला के बताया, नाउ यू आर फ्री, शिप्स आर रेडी, यू कैन गो बैक टू नेदरलैंड्स, यानी डच में वापस जा सकते हैं। उस समय डिनेलॉय ने एक उत्तर दिया, दैट हिस्टोरिक आंसर। ही वाज सेइंग दैट माय किंग इज नॉट लाइक यू सर, आपके जैसा नहीं है, योर मैजेस्टी विल कट माय नेक एज एंड व्हेन आई सेट फुट ऑन डच सोइल। डच सोइल पर वापस गया है तो मेरे को वो हत्या करेंगे, इसलिए बेटर आई विल लिव विथ यू, आई विल सर्व यू। इसके वजह से उनको ट्रेनर बनाया। और बाद में मलयालम भाषा में डिनेलॉय को एक पद मिला था, इसका नाम है वलीय कपितान। वलीय मीन्स ग्रेट, कपितान मीन्स कैप्टन। उसे एक प्रकार से नेवल कमांडर, ट्रावनकूर फोर्स के नेवल कमांडर बन गया था। इसलिए सरदार के.एम. पनिकर जैसे हिस्टोरियंस ने बाद में बताया, और कोलचल वॉर इंडिया's हिस्ट्री वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे कब्जे में लेने की संभावना भी है, ऐसा कहने वाले हिस्टोरियन से इसका पूरा आधार भी है। आपको भी मालूम होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा ये कंपनी सिस्टम को रिवाम्प करने के लिए उन्होंने मॉडल लिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर। वहां से उन्होंने शेयर मार्केट एंड कंपनी, स्टॉक मार्केट, ये सब चीजें डच ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने सीख लिया। सो दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट डच हैज बीन डिफीटेड बाय आवर हिंदू राजा ऑफ साउथ इन 1741. 1741. Why I am specifically mentioning this 1741? 1741 is not the beginning of our modern history. डच को परास्त करके हमारे मॉडर्न इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का बिगिनिंग ऐसा नहीं हम सीखते हैं। हम सीखते हैं, हम पढ़ते हैं कौन सा हिस्ट्री? 1757 में कुछ हुआ है, पलाशी में कुछ हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं कुछ लोगों ने लिख कर रखा है। What happened in 1757? They are saying that पलाशी में युद्ध हुआ, किसके बीच में? ब्रिटेन और सिराजुद्दौला। So सिराजुद्दौला was the icon of our Indian independence struggle. ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया और पराजित हो गया। तब से लेकर ब्रिटेन एम्पायर का स्थापना हुई। Is it correct? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, हम लोग जरा हिम्मत से स्पेड को स्पेड बुलाने का एक ताकत दिखाना चाहिए, धैर्य दिखाना चाहिए। What was actually प्लासी वॉर? जरा एनालाइज करें, कितने घंटे के लिए प्लासी वॉर हुआ था? mere 11 hours, एक दिन पूरा, 24 आवर्स भी नहीं हुआ था, 11 आवर्स। इस 11 आवर्स के प्रिलिमिनरी आवर्स में ही ये कायर सिराजुद्दौला युद्ध स्थली छोड़कर भागे। क्यों?
दूसरा एक सैन्य बना के फिर युद्ध करने के लिए नहीं है, बीवियों को लेकर पलायन करने के लिए। उनके पैलेस के ऊपर ब्रिटेन आक्रमण करके उनके संपत्ति कब्जा में ले नहीं सकेगा। इस दृष्टि पर पूरे संपत्ति, सोने, ज्वेल सब बड़ा बड़ा दौरी में फिल करके, इस बीच में बेचारा, ऐसा भी हिस्टोरियंस कहते, बेचारे वस्त्र पहनने के लिए भी भूल गया था, नंगे भागे। दैट इज सिराजुद्दौला. But that Sirajuddaulah, I was shocked when I visited one exhibition conducted by, organized by a organization, an intellectual organization, so-called intellectual organization. ये exhibition देखने के लिए मैं 6 महीने पूर्व गया था दिल्ली के एक कॉलेज के अंदर। वो प्रवेश करने के समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम के या स्वतंत्रता पाने के 75th ईयर सेलिब्रेशन से के भाग इस रूप में एक्सिबिशन था। वो एक्सिबिशन का पहला पिक्चर 1757 पलाशी युद्ध, सेकंड पिक्चर दिस सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला, and shamelessly those organizations have written a commend the icon of Indian independence struggle, the true patriot. Who was सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला को हरा के जब ब्रिटेन फोर्सेस, ब्रिटेन का जो फोर्स मीर जाफर और के सहायता से कलकत्ता में प्रवेश किया, ये मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कलकत्ता का प्रतिक्रिया क्या था? They were showering petals of rose on them. Why they did so? Whether कोलकाता निवासी सब भारत विरोधी थे क्या, इसलिए है क्या? नहीं, they were fed up with this fanatic ruler सिराजुद्दौला। 1 साल के अंदर कितने लोगों को कत्ल किया है, कत्लेआम। ऐसे व्यक्ति को हराने वाले लोग इस नाते कोलकाता was ready to receive them, welcome them. I'm not with them because they are also foreigners. That's a different matter. But such a personality is being celebrated as, glorifying as Indian independence struggle के icon के रूप में। And that is the हालत, हमारे जो हिस्ट्री का हालत वही है। That's applied. Whether we have to rewrite it, we have to reset it, इस नरेटिव को ठीक करने की आवश्यकता है क्या? फिर भी मैं ज्यादा उदाहरण नहीं बताऊंगा, आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन एक मैं पहले बताए हुए एक हिस्ट्री के ऊपर जरा सा नजर डालने के लिए आपको कह रहा हूं। पोर्तुगल जब आए थे उस समय समूरिन राजा ने लड़ा, लेकिन समूरिन हिंदू राजा के किसी भी कहानी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुंजाली मरेकर को मिलेगा। वाई दिस? इस प्रकार के एक आयरनी हमारे हिस्ट्री में क्यों आए हैं? बहुत सारे ऐसे फॉरगॉटन हिस्ट्री, बहुत सारे। सी, अब्बक्का रानी करके एक रानी थी, अब्बक्का रानी। शी वॉज रूलिंग नियर टू मंगलापुरम के पास में एक राज्य का रानी थी। शी वॉज द फर्स्ट क्वीन who organized, who established a women army, exclusive women army को खड़ा करने वाला रानी थे अब्बक्का रानी। ये अब्बक्का रानी ये करने के समय तो 16th सेंचुरी है, 1556 ऐसा है, पोर्तुगल के खिलाफ लड़ी। अब्बक्का रानी के जो पतिदेव joined with पोर्तुगल। she was not ready to go with पति धर्म से भी, ऐसा भी कहते हैं ना, धर्म अलग अलग प्रकार का धर्म है भारत के अंदर। जो मीरा भाई ने जो दिखाया था वो भी धर्म है, वो धर्म यानी ईश्वर के प्रति उनके समर्पण दिखाने का धर्म। उस प्रकार अब्बक्का रानी ने एक धर्म दिखाया, राष्ट्र धर्म, देश के प्रति भक्ति। पतिदेव को छोड़ दिया, युद्ध जारी रखा और जारी रखी, और विमेन फोर्स को भी इकट्ठा कर दिया, कंटिन्यूस वार किया अब्बक्का रानी ने। इस प्रकार युद्ध करने वाले, ये मैंने इसलिए भी बताया था, इंग्लिश लोगों ने और इंग्लिश से प्रेरणा लेकर हमारे ये ब्लैक साइप्स लोग हैं ना, ब्लैक व्हाइट मेन्स, वो लोग हमारे जो हिस्ट्री हमको सिखाते हैं, वो लोग कह रहे विमेन का लिबर्टी भी इंग्लैंड के कारण हुआ था। ये एक प्रकार से जेंडर इक्वालिटी का जो बात उन्होंने सिखाया था। कितने लोगों को मालूम है, व्हेन जब अब्बक्का रानी वाज फाइटिंग अगेंस्ट पोर्तुगल फोर्सेस, Portugal force which has been sent by none other than the supreme pontiff of Christian world, वो भेजने वाले उन्होंने भेजा। ऐसे पोर्तुगल के खिलाफ अब्बक्का रानी ऐसा महिला युद्ध स्थली में युद्ध करने के समय those western nations, Christian nations, Semitic religion के, Abrahamic religion जहां रूल करते थे, they were not ready to consider the women folk as human being.
ह्यूमन बीइंग है क्या, ऐसा चर्चा चल रहे थे। फिर भी 100 साल के बाद एक महान विभूति महारानी वेलु नाचियार, एक्सट्रीम साउथ में, जानबूझकर मैं साउथ से हूं इसलिए कुछ साउथ के स्टोरीज आपको बता रहा हूं, नॉर्थ के स्टोरी खूब आपको मालूम है। वेलु नाचियार करके हार्डली 23 और 24 ईयर ओल्ड यंग लेडी, शी ऑल्सो built a equally strong women force under the leadership of कुइली करके एक chieftain थे उनको। When she was fighting in the 17th century, 100 years after Abbakar Rani, then the discussions were going on there in West whether women are human being or not. Discussions going on. And also there, at last someone taught them, ठीक है आप ह्यूमन बीइंग नहीं बताए तो कैसा हो जाएगा, ये कन्यका मेरी के वंश में है ना, ईसा मसीहा के माताजी के वंश में, इससे ठीक है, इसलिए तो आधा ह्यूमन बीइंग है ऐसा मालूम समझेंगे, मानेंगे। आधा सोल है आत्मा, आधा सोल, फुल सोल नहीं है। दैट वाज देयर कंडीशन। मैं इसलिए बता रहा हूं, हमको सब कुछ दिए है वेस्ट से आए हुए ये फोर्सेस। ऐसा विश्वास रखने वाले लोग हमेशा कहते हैं विमेन लिबर्टी वगैरह उनके देन है, ऐसा सोचने वाले लोग, ये हिस्ट्री भी सीखने की आवश्यकता है। व्हेन दे वर डिस्कसिंग इन देयर चर्चेस एंड उनके जो कितने भी सभागार में वो चर्चा कर रहे थे वेदर विमेन आर बीइंग कैन बी कंसिडर एज ह्यूमन बीइंग। हियर हमारे महिला लोग इस देश के लिए लड़ रहे थे, शिक्षा प्राप्त करके। वेलु नाचियार नोज मेनी लैंग्वेजेस, अब्बकर रानी वाज वेरी मच वेल वर्स्ड इन लॉट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ऑल्सो। कितने महिला लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया है, कहां हम सीखते हैं, कहां हम पढ़ते हैं ये सब बातें। forcefully forgotten, I would like to say. Someone has asked us to forget all those stories. किसी ने हमको आज्ञा दिया, आदेश दिया, ये सीखना नहीं चाहिए। सीखा है तो आपको क्या लगेगा, राष्ट्र के प्रति आपको भक्ति लगेगा, राष्ट्र के जो महान विभूतियों के प्रति आपको आदर बढ़ेगा, वो राष्ट्र को ताकतवर स्ट्रांग बनाने में काम में आ जाएगा। इसलिए आप सीखना नहीं चाहिए। ऐसा था इन लोगों के एक प्रकार से हमको अध्ययन देने की तरीका। अनदर मैटर विच ये नैरेटिव चल रहे हैं, इस नैरेटिव के आधार पर हमको भूलने के लिए मजबूर कर दिया इन लोगों ने। व्हाट वाज अनदर नैरेटिव? भारत के एक प्रकार से उच्च वर्णीय इंग्लिश एजुकेटेड लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम किया। कहां किया? प्रिडोमिनेटली नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्थ इंडिया में। अच्छा, आप लोग मध्य प्रदेश के लोग हैं, थोड़ा गर्व का विषय भी है, नॉर्थ के लोगों ने लड़ा है, लेकिन हम भी है इस देश के, साउथ के लोग भी है, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी है। वो गलत नैरेटिव के आधार पर भारत अनेक हिस्सों में, भारत एक राष्ट्र नहीं था, उस नैरेटिव आपके सर पर डालने के लिए ये लोग बात बता रहे हैं। प्रिडोमिनेटली एक नॉर्थ इंडियन अफेयर था भारत के स्वतंत्रता संग्राम। इसलिए एक भी ऐसा हिस्ट्री का हिस्सा नॉर्थ में सिखाते नहीं है। रानी चन्नाम्मा के बारे में, अब्बका रानी के बारे में, वेलु नाचियार के बारे में, कुइली के बारे में। हु वाज कुइली? मैंने ये कुइली का नाम आपको बताया था। व्हेन वेलु नाचियार इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट का एक किंगडम था, युद्ध करने के समय लगातार युद्ध चल रहे हैं। दो बातें इनके अगेंस्ट में थे, क्योंकि एक ब्रिटिश फोर्स विथ ऑल एम्युनिशन, गन पाउडर, एवरीथिंग व्हाट नॉट, एवरीथिंग वाज एट देयर इन देयर कंट्रोल। बीच में हथियार कम हो गया है तो रीइंफोर्समेंट आ रहे, कहां से आ रहे इनको पता नहीं था। एंड सपोर्ट करने के लिए ये मुगल लोगों के एक नवाब थे वहां, आरकोट नवाब के इस्लामिक फोर्स, ये दोनों मिलकर युद्ध कर रहे थे। एवरीथिंग वाज अगेंस्ट दिस विमेन, दिस रानी। एट दैट टाइम उनके जासूसी एजेंसी के जो लोगों को भेज दिया, कुइली ने उनके एक निकट ऐसा एक स्पाई थे, उनको भेजा और पता चला they have got immense quantity of gunpowder and all hathiyar stored in a particular fort. वो वहां से लेकर आते हैं। वो ऐसा ही विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये ऐसा ही लगे तो रहे तो युद्ध जीतना संभव नहीं। उस समय कुइली, दो दैट यंग लेडी हु वाज लीडिंग द विमेन फोर्स, took a decision and told them that I am ready to destruct it. You have to synchronize your attack along with.
एक भाग से विमेन फोर्स आना चाहिए, दूसरे भाग से ये लोग आना चाहिए, वेलुनाचार्य रानी के नेतृत्व में यहां से आना चाहिए, तब तक मैं वो विनाश करूंगा। एंड दैट गर्ल bathed in घी एंड ऑयल, पूरे शरीर में घी एंड ऑयल, इनफ्लेमेबल मैटर, एक मशाल हाथ में रखकर जस्ट लाइक भद्रकाली शी जम्प्ड इनटू दैट फोर्ट एंड एक्सप्लोड हरसेल्फ एंड एक्सप्लोड दैट टोटल, इसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। एक प्रकार से कोयली वाज द फर्स्ट सुइसाइड बॉम्बर, ऐसा बता सकते हैं, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। एंड उसके बाद रीइंफोर्स करने के लिए आयुध नहीं था, हथियार नहीं था, ब्रिटेन हार गए। एंड डू यू नो दैट पर्टिकुलर ब्रिटेन फोर्स एंड आर्कोट नवाब dared not to reach शिवगंगा for 10 years, 10 साल के लिए वेलुनाचार्य विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, विदाउट एनी डिसरप्शन वो वहां राज कर दिया। इस प्रकार के कहानियां हिस्टरीज आर बीइंग फोर्सफुली फॉरगॉटन एंड फोर्सफुली एक प्रकार से हमारे इतिहास के पुस्तक से हटा दिया है। ये हटाकर हमको एक नया सिरे से एक बात सिखाने के लिए उन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम ज्यादा लंबा नहीं था, इट वाज ए नॉर्थ इंडियन अफेयर। नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखिए कितने संघर्ष हुआ। दोनों ये कॉलोनियल फोर्सेस, मुगल या इंग्लिश फोर्सेस और वेस्टर्न फोर्सेस, they were not able to reach Guwahati, they were not able to control the northeast. That was the courage and expertise they have उन्होंने exhibit किया है युद्ध स्थली में। नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह भारत के हिस्सा इस रूप में रखने के लिए उन्होंने कोशिश किया। All these parts of history is to be are to be taken forward and the narrative is to be properly set. क्लियर नरेटिव, आई एम नॉट सेइंग दैट ए काउंटर नरेटिव, काउंटर नरेटिव शब्द भी ठीक नहीं है। सही नरेटिव समाज के सम्मुख रखने के लिए हम सब मिलकर इसको एक वैचारिक नेतृत्व देने के लिए मुझे पूरा विश्वास है थेंगड़ी जी शोध संस्थान जैसे राष्ट्र विचार को प्राथमिकता देने वाले ऐसे संस्था हम सभी लोगों को नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के अंदर ये स्वतंत्रता संग्राम वो आगे चलने का प्रेरणा क्या थी वो भी बताकर मैं मेरा भाषण समाप्त करूंगा। ये प्रेरणा क्या थी? दैट प्रेरणा पार्ट इज ऑल्सो ए फॉरगॉटन चैप्टर। व्हाट वाज द एक्चुअल इंस्पिरेशन? सामान्यतः क्या सीखते हैं हम? झांसी रानी क्यों लड़े? उनके राज्य खो गए इसलिए लड़ी। पेशवा ने क्यों? पेशवा राज्य उनसे ब्रिटेन ने ले लिया है इसलिए। कुंवर सिंह ने क्या बिहार में क्यों लड़ा? उनके राज्य उनसे ले लिया इसलिए राज्य के लिए। Politics was the only inspiration, that was one narrative, another narrative. Is it true? I don't think that it is true. भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रामाणिकता से भाग लिए हुए सभी का जो प्रेरणा स्वत्व का प्रेरणा था। दिस परधर्मी का जो लोग मेरे धर्म के ऊपर, धर्म में नहीं करने के समय केवल रिलीजन की बात नहीं कर रहा, रिलीजन इज ऑल्सो ए पार्ट, नो डाउट अबाउट दैट, बट नॉट ओनली नॉट होल। भारतीयत्व के ऊपर इनका जो विचार थोपने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके खिलाफ युद्ध हुआ था, इसके खिलाफ। इसलिए पहले से ही, यानी मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा इतिहास है, मैंने बताया। वो लंबे इतिहास में इसमें अलग अलग प्रकार के आयामों के अलग अलग प्रकार से हमने युद्ध किया था, अलग अलग प्रकार से। उस सभी युद्ध का जो प्रेरणा भारतीयत्व था, भारत था और स्वत्व था। अगर हमारे अभी बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? मैं बता रहा हूं, राष्ट्रबोध है, राष्ट्रत्व है। ये स्वतंत्रता संग्राम एक प्रकार से ये वेस्टर्न फोर्सेस के खिलाफ, ये कॉलोनियल मास्टर्स के खिलाफ सही में इसका वैचारिक आधार बनाने वाले हमारे भक्ति मूवमेंट के नेता लोग थे, संत लोग थे, स्पिरिचुअलिटी थी हमारे इस प्रेरणा के। मैं 4 विभूतियों का उदाहरण आपके सम्मुख रखूंगा। ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है इसलिए मैं रख रहा हूं। जब ये वेस्टर्न कॉलोनियल मास्टर्स भारत के अंदर सेट फुट किया आया, तब से लेकर ये भक्ति मूवमेंट भी चला। ये भक्ति मूवमेंट से प्रेरणा लेकर भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ऐसा कह सकते हैं। उसमें 4 लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ के
4 लोगों का उदाहरण मैं बताऊंगा। इसमें से आपको भारतीयत्व का महत्व भी मालूम होगा। भारत इस कंसेप्ट, वेदर वो विमेन जर्नलिस्ट ने जो लिखा है ना, ब्रिटेन आने के बाद इंडिया बहुत आ गया था। आई वुड लाइक टू कोट नरसिंह मेहता ऑफ गुजरात। ये 15th सेंचुरी की कहानी है, जिन्होंने वैष्णव जन तो तेने कहिए वो सब लिखे हुए महान भक्ति मूवमेंट का लीडर। वो भक्ति और कृष्ण भक्ति का महान विभूति थे। कृष्ण भक्ति और राष्ट्र भक्ति का क्या लेना देना है, लेकिन उनके फॉलोअर्स के अंदर राष्ट्र भक्ति जगाने के लिए उन्होंने लिखा, भारत खंड भूतलमा जननी गोविंद को गुण गायो रे, धन धन तेनी माता पिता रे, धन धन तेनी माया रे, गोविंद के गुण गायो रे, भारत खंड भूतल मां जननी। भारत ये पूरे भूमंडल के जननी के रूप में उनके भक्ति से प्रार्थना कर दीजिए। कृष्ण भक्ति के साथ साथ ये क्यों कहा? ही वॉज सीइंग द इन्वेशन ऑफ फॉरेनर्स। परधर्मी लोग भारत के अंदर आ रहे, वो उन्होंने भी देखा था। नरसिंह मेहता जैसे एक संत पुरुष के सामने कौन सी राष्ट्र एक पराया राष्ट्र है, लेकिन था। नरसिंह मेहता ने बताया भारत इस पूरे भूमंडल के जननी है, हमारे भी जननी है। उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी लगभग ये व्हाट्सएप से ये मैसेज नरसिंह मेहता ने साउथ को भेजा, ऐसा लगता है मेरे केरल के पूंदानम लगभग उसी समय पर कंटेम्पररी मलयालम भाषा में उन्होंने लिखा। मैं केवल मलयालम पढ़ूंगा, आपको मेरे पहले जो अर्थ बताए इसलिए इसका अर्थ कैसे रिलेट होता है देख लीजिए। भारत खंडम ഒഴിഞ്ഞുള്ള ഭാരത ഖണ്ഡമൊഴിഞ്ഞുള്ള പാരിലെങ്ങുമെഴുതല്ല നിർണയം അത്ര മുഖ്യമായുള്ളൊരു ഭാരതം ഈ പ്രദേശമെന്നെല്ലാവരും ഓർക്കണം। भारत is the सबसे इंपॉर्टेंट नेशन इन द होल वर्ल्ड। हियर ओनली यू कैन अटेन मोक्षा, मुक्ति। इससे अलावा कोई देश नहीं है। यह बताने की आवश्यकता क्या थी? पुंतानम वासे ही वाज आल्सो ए भक्ति सेंट मूवमेंट। लगभग गुजराती से उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ, उस प्रकार से उन्होंने उसी समय लगभग उसी समय ही वाज आल्सो कंटेम्पररी, एक प्रकार से 50-60 इयर्स का डिफरेंस है। केरल में उन्होंने लिखा, लगभग उसी समय ईस्ट में गया है तो असम में। वेस्ट का उदाहरण मैंने बताया, साउथ का उदाहरण बताया, वेस्ट में आई मीन ईस्ट में, पूर्व में शंकरदेव भारत भक्ति के बारे में इतना सुंदर कविताएं लिखकर समाज को एक प्रकार से जागृत करने वाला शंकरदेव लोग भारत में उन्होंने भ्रमण किया है। इस बार लोकमंथन गुवाहाटी में होने वाला है, उस समय शंकरदेव सर्क्यूट, आप लोग अभी शंकराचार्य जी के सर्क्यूट के बारे में सोचते हैं यहाँ, वो कैसे उन्होंने गया है नर्मदा के तट से। शंकरदेव का भी सर्क्यूट है, पूरे भारत में प्रवास किया, और उन्होंने भी लगभग उसी प्रकार का ट्रांसलेशन असमी भाषा में लिखी। धन्य धन्य कलिकाल धन्य नरतनुबाल, धन्य धन्य जन्म भारत बोरिशे। भारत बोरिशे ऐसा असमी लोग कहते हैं, हम तो भारतवर्ष ऐसा कहते हैं। भारत बोरिशे तप जप यज्ञ तेजी तुमर चरण भाजी तुवना खुबिशु हरिशे। हम सभी को इतना खुशी करने वाला दूसरा एक जगह नहीं है। इस भारत बरिशे में रहकर उसके पूजा करके एक प्रकार से जप तप यज्ञ ये सब करने के समान है भारत का जो भक्ति से काम करने का। हाउ इट कम? राष्ट्रबोध अगर नहीं है तो भारत ऐसा जिंदा नहीं तो उस समय ये कर सकते हैं क्या? दे वर गिविंग द इंस्पिरेशन फॉर द होल पब्लिक। आई एम अबाउट टू कंक्लूड। सो इस प्रकार के विचार से प्रेरित होकर, सत्व से प्रेरित होकर हमारे यहां स्वतंत्रता संग्राम इतना जबरदस्त ढंग से हुई, जबरदस्त। इसलिए महर्षि अरविंदो ने कहा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, आवर टास्क इज नॉट ए मैकेनिकल थिंग, इट इज नॉट ए mere political affair, it is spiritual and moral. We have to instill that dharmic principle into each and every phase of our life. नेशनल लाइफ के सभी फेस पे इसको इंस्टिल करना है। दैट इज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। महर्षि अरबिंदो से भी ज्यादा बेहतर ढंग से स्वतंत्रता संग्राम को डिफाइन करने वाला कोई व्यक्ति मेरे को मॉडर्न युग में नहीं मिला था। महात्मा गांधी जी ने किया था,
उन्होंने बताया स्वदेशी का डेफिनेशन देने के समय हमेशा वो कहते हैं भगवत गीता को कोट करते हुए, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह. This was his explanation regarding the Swadeshi movement. It is for Swadharma, it is for Sabhasha, it is for Savesha, it is for anything related to Swa. इसलिए भारत के अंदर युद्ध करने वाले ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करने के लिए मैंने जो बताया प्रामाणिक लोग कितने भी है, मजहब को उनके मुख्य प्रेरणा लेकर काम करने वाले लोग तो दूसरे हैं, वो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, मैं उन लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूं. Actual inspiration was Sotwa. It was a battle for selfhood. इसलिए इस बैटल सेल्फहुड को एस्टैब्लिश करने के लिए जो बैटल किया है, रण किया और संघर्ष किया, इसको हम ठीक तरह से अध्ययन करने की आवश्यकता है. स्वतंत्रता के, स्वाधीनता के 75 साल के अमृत महोत्सव बहुत बड़ा इवेंट्स करके समाप्त ना करना चाहिए. ऐसा हो सकते हैं, हम सब इसके माहिर भी हैं, बीच में इवेंट्स करने में देशभक्त ऐसा कहने वाले लोग बहुत एक्सपर्ट्स है, एक के बाद दूसरे के बारे में सोचेंगे. लेकिन इसके लिए जो कंटेंट जनरेट करना, समाज के अंदर एक उनके मनोभूमिका का जो परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वी हैव टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ दोस ग्रेट लीडर्स, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट आल्सो, दैट्स द नेसेसिटी. स्वत्व था ये महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन. ये कहने के लिए केवल एक उदाहरण बताकर मैं समाप्त करूंगा. आई हैव टू कंपेयर द सिचुएशन इन बिटवीन 1911 and 1947. 1905 to 1911 there was a historic movement led by we people. हमारे पूर्वजों ने लीड किए हुए एक संघर्ष था, that was वंग भंग विरोधी आंदोलन. That was, sorry to say, one and only one complete convincing win भारत को मॉडर्न स्वतंत्र संग्राम में मिले हुए एक ही संघर्ष था. दैट वाज वंग भंग विरोधी आंदोलन. 1905 में बहुत गलत तरीके से बंगाल को इस्लामी बंगाल, हिंदू बंगाल ऐसा डिवाइड करने के लिए कोशिश किया. कितने भी एक्सप्लेनेशन दिया है तो इसका उद्देश्य वही था, मजहबी डिवीजन लाने के लिए था. एंड इट वाज आल्सो ए रिहर्सल, इन ए सेंस रिहर्सल फॉर देयर लेटर अटेम्प्ट. भारत को विभाजन करने का एक रिहर्सल था. But we people, without the help of any diggaj towering leadership, I don't want to hide it. बहुत बड़े दिग्गज नेताएं थे बाद में, प्रिंस ऑफ रेवोल्यूशनरीज नहीं, प्रिंस ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा एक प्रधानमंत्री भी मिले थे हमको बाद में. ऐसे दिग्गज नेता कोई नहीं थे उस समय. Who was there? 1905 और 1911 के बीच में सामान्य लोग, सामान्य जनता, बंगाल, केवल बंगाल का नहीं, नॉर्थ ईस्ट में लड़ाई की हमने, साउथ में तमिलनाडु में लड़ाई की, केरल में आकर लड़ाई थी. सुब्रमण्य भारतीयार जैसे तमिलनाडु के महान कवि कोलकाता में जाकर भगिनी निवेदिता से दीक्षा, क्रांति के दीक्षा लेकर, काली पूजा करके, काली पूजा और स्वतंत्रता संग्राम में क्या लेना देना है, लेकिन उस समय था वह, लेकर कुमकुम लगा के आए. उसी कार्य पद्धति के अनुसार तमिलनाडु के क्रांतिकारियों को उन्होंने शपथ दिलाया. वंग भंग विरोधी आंदोलन में उनको भी खड़ा कर दिया. पूरे भारत फॉर ए स्टेट. एट दैट टाइम अगेन एंड अगेन मेनी ऑफ यू might have heard from me for 2 or 3 times this fact, but it is to be told more and more times. It is to be repeated. That's why I am saying. See, उस समय ब्रिटेन का स्थिति क्या था? Britain was such a mighty force which was capable to challenge the whole world alone. एक तरफा इंग्लैंड रहकर इंग्लैंड चुनौती दे सकते थे उस समय. दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लैंड. व्हाट वाज आवर पॉलिटिकल नेशनल मूवमेंट की हालत उस समय? क्या उस समय कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन थे क्या? नेता लोग भी नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन भी मजबूत नहीं था. बट स्वत्व को, सेल्फहुड को केंद्र बिंदु बना के भारत के समाज, दे नेवर थॉट दैट बंगाली सुदूर एक राज्य है, वहां बांटा ही तो हमको क्या है, हमको क्या है. वीर सावरकर जी ने मोपला रेबेलियन के बारे में एक नॉवल लिखा. वो नॉवल का जो टाइटल है मोपला, मुझे क्या है, ऐसा, मुझे क्या है, मोपला हुआ है तो मेरे को क्या है, ऐसा लिखा है. उस प्रकार किसी ने सोचा नहीं, सभी लोग भाग लिया. इसके वजह से ब्रिटेन वाज स्ट्रांग. वी आर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टि पर हम दुर्बल थे, फिर भी स्वत्व स्ट्रांग था.
सेल्फहुड का जो मेंटालिटी स्ट्रांग था, इसलिए हमने वंदे मातरम एजिटेशन, भारत को माता मानकर हमने युद्ध किया. सो none of the leaders or even the ordinary participant never thought that हम थक गए हैं, 1 घंटा भी जेल में रह नहीं सकते, ऐसा किसी ने नहीं बताया उस समय. लेकिन 1947 में कुछ लोग बताया, वी आर ओल्ड एंड टायर्ड, वी कांट अफोर्ड एट अनदर आवर इन अ जेल. ऐसा बताया है. कौन बताया? आप सभी को मालूम है. What happened in between in 1911 and 1947? One and only one thing happened, that is the dilution, forceful dilution or purposeful dilution of Hindutva content, Sotwa content of our independence struggle. जिस नाम से हमने लड़ा वंदे मातरम, इसलिए हमको वंग भंग विरोधी आंदोलन का दूसरा नाम भी मिला, वंदे मातरम एजिटेशन. That Vande Mataram has been banned from international Congress meetings within 10 years. 1923 में काकिनाडा में कांग्रेस कमेटी मीटिंग चल रहा था. उस समय गाने के लिए विष्णु दिगंबर पालुस्कर आए थे. उस समय अध्यक्ष थे खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना मोहम्मद अली. महान गांधी जी के लव एट फर्स्ट साइट, ये तो मैंने नहीं बताया, गांधी जी ने बताया. मोहम्मद अली और आपके बीच में क्या रिश्ता है, सब पूछा. गांधी जी ने उत्तर, इट वॉज ए लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा बताया. इसलिए होगा भगिनी आनी बसंत जब खिलाफत आंदोलन का जो स्थिति सब देखकर, वहां केरल में आकर, मलबार में आकर देखकर उनके मन में इतना वेदना आई आनी बसंत माता जी को, उन्होंने एक लेटर लिखा एंड रिक्वेस्टेड कांग्रेस पीपल टू ब्रिंग गांधी जी एंड हिज बिलवड ब्रदर्स टू कलकत्ता, आई मीन कालीकट, ऐसा लिखा था वो. इसलिए वो शब्द प्रयोग उन्होंने किया था. सो दैट बिलवड मोहम्मद अली वाज द प्रेसिडेंट. विष्णु दिगंबर पालुस्कर वंदे मातरम गाने के लिए आए, उन्होंने रोक आउट कर. लेकिन विष्णु दिगंबर पालुस्कर वाज नॉट दैट इजी टू क्रैक डाउन. ही वाज सच ए फेरोशियस, ही वाज सच ए करेजियस पर्सनालिटी. नॉट ओनली ए गायक, सामान्यतः गायक कलाकार, कोई कलाकार है तो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए. सामान्यतः कलाकार थोड़ा भावुक होते हैं, किसी ने आक्रमण करने, ठीक है हम जाएंगे, ऐसा कहेंगे. लेकिन विष्णु दिगंबर पालुस्कर वाज नॉट सच एन आर्टिस्ट. ही वाज रेडी टू फाइट. उन्होंने बताया कौन से गाना गाने के लिए मेरे को यहां बुलाया है, वो गाना गाकर ही मैं जाऊंगा. तुरंत मोहम्मद अली ने क्या किया, यह भी आपको पता है. मोहम्मद अली बॉयकॉट किया वो योग से, बॉयकॉट करके बेचारा जाना चाहिए था. लेकिन वंदे मातरम कहने के बाद वो फिर से एंटर किया. पहले लाइन में आए बैठे हुए किसी दिग्गज नेता ने ऐसा नहीं बताया, मेरे माता को अपमान करने वाला व्यक्ति फिर से प्रेसिडेंट इस रूप में यहां बैठना नहीं चाहिए, ऐसा किसी ने नहीं बताया. वहां से लेकर वंदे मातरम आउट हो गया कांग्रेस के मीटिंग से. इंडियन नेशनल मूवमेंट से वंदे मातरम एक पराया बन गया है, एक आउटकास्ट बन गया है. फिर कितना भी कितने अन्य अन्य तरीके हैं. एंड इसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर कम्युनिज्म घुस गए. बहुत बड़े नेता भी सही में कम्युनिस्ट बन गए. जवाहरलाल नेहरू वाज ए कंटिन्यूअस पार्टिसिपेंट ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कितने भी मीटिंग में, वो मीटिंग में भाग लेकर कम्युनिज्म से प्रेरणा लेकर उन्होंने 1936 लखनऊ एसीसी कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंशियल एड्रेस जब करते थे, अभी भी मिलते हैं, जरा देख लीजिए. पहला 2 पैराग्राफ वाज इन प्राइस ऑफ कम्युनिज्म एंड रशिया. पूरे विश्व में ऐसा कम्युनिज्म जैसा, रशिया के विचारधारा जैसा कुछ दूसरा विचारधारा नहीं थे, ऐसा बताया 1936 में. लेकिन 10 साल के अंदर नागपुर में बैठकर एक सन्यासी व्यक्ति पूजनीय गुरुजी गोलवलकर ने बताया, कम्युनिज्म इज डिफेक्टिव इन थियरी एंड डिस्ट्रक्टिव इन प्रैक्टिस. गुरुजी कभी भी रशिया में नहीं गए थे, अमेरिका भी में नहीं गए थे, लेकिन यहां बैठकर उनको मालूम हो गया कम्युनिज्म क्या है. लेकिन पूरे विश्व को कितने बार घूमे हुए व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू ने बताया, कम्युनिज्म इज द ओनली फोर्स विच इज ग्रोइंग, डेवलपिंग, ऑल अदर्स आर रिसीडिंग. वो रिसीडिंग वाला, जो पीछे जाने वाले फोर्स के बीच में उन्होंने भारत के क्रांतिकारी दल को भी शामिल कर दिया, नेशनलिज्म को भी शामिल कर दिया. और नया तरीका ढूंढने के लिए हम सोचना चाहिए. दैट वाज द क्रक्स ऑफ द एसीसी प्रेसिडेंशियल एड्रेस गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू. सो मेरा पॉइंट, मैं जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज करने के लिए ये बात नहीं बताया. This was a process of diluting the real content of this great nation और independence struggle. वो सत्य को डाइल्यूट किया, तब जाकर हम दुर्बल हो गया है. मजहब के आधार पर हम अनेक गुटों में बांट दिया.
हमको यूनाइट करने का फोर्स इस स्वत्व या राष्ट्रीयत्व या इसको हिंदुत्व कहते हैं, इसको ही ताकत है हमको यूनाइट करने के लिए। ये आगे विदाउट एनी शेम बेशरम लोकमान्य तिलक ने इसको आगे रखा था, लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने इसको आगे रखा, इसलिए हमको ताकत मिले ब्रिटेन को हराने के लिए वंगभंग विरोधी आंदोलन में। उस ताकत पूरे भारत को बांटने के समय, what was the situation of Britain at that point of time in 1947? It was a devastated country, distracted country. Though they have won in the Second World War, they have failed miserably in all aspects, socially, economically. इनका जो पूरी तरह हार गए थे इंग्लैंड वॉज वीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। व्हेन पॉलिटिकली देखा है तो भारत के अंदर नेशनल फोर्सेस वाज स्ट्रांग, बट द कंटेंट वाज वैक्यूम। कंटेंट हमारे अंदर तो होलो था, अंदर में कुछ नहीं था। इसको एक प्रकार से जबरदस्ती से निकाल दिया था। दिस इज ऑल्सो दिस फैक्टर, इसलिए इसको एनालाइज करने के लिए कोई तैयार नहीं है। व्हाट हैपेंड इन बिटवीन 1911 एंड 1947, सही ढंग से इसको एनालाइज करने के लिए कोई तैयार नहीं। कुछ लोगों ने तैयार किया है तो भी वो मेन स्ट्रीम नैरेटिव नहीं बन रहे हैं। कैन वी मेक इट नाउ? देन ओनली वी कैन फुलफिल द ड्रीम ऑफ द ग्रेट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लीडर्स who conceived that idea to make this nation the supreme force in the whole world. We have to retain, we have to, एक प्रकार से पुनः हमको वापस मिलना चाहिए भारत का जो वो संपत्ति, स्ट्रेंथ। इसके लिए हम इस स्वतंत्रता के 75 साल पूरा होने के समय तो त्योहार मनाते हैं। वो त्योहार को आप जैसे लोगों से अपेक्षा ये है, ये नैरेटिव सेटराइट करने का काम है। आप सब बढ़ चढ़ के आगे आने की जरूरत है, सभी लोग। डोंट थिंक दैट इट इज एन इंस्टीट्यूशनल काम, डोंट थिंक दैट ये तो किसी और का काम है। हमारे तरफ से ऑन आवर साइड वी हैव टू डू इट। दैट्स द ग्रेटेस्ट, एक प्रकार से एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दोस ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स। व्हाई वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस, स्वतंत्रता के ये जलवायु का अनुभव हम करते हैं। ये जलवायु के अंदर उस महान विभूतियों के खून, पसीने और उनका जो टीयर्स, आंसू। आंसू क्यों? भारत के लिए आंसू है ना, स्वयं के वेदना के नहीं है। ऐसा उन्होंने बहा है, उसके सुगंध है, उसका गंध है हमारे जलवायु में। ये समझकर उनके तरफ एक ग्रैटिट्यूड के एक्सप्रेशन के रूप में अपने अपने तरफ से ऑर्गेनाइजेशनली भी, व्यक्तिगत रूप में भी हम कुछ योगदान करना चाहिए। ये है हमारा काम। इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए, इस विषय, इस साल के व्याख्यानमाला के विषय चुनने के लिए डायरेक्टर साहब सहित आपका जो शोध संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देकर मैं मेरी वाणी को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। वंदे मातरम।